नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। हम लोग यहाँ पर 6 सितंबर से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं सेशन। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF में समग्र श्रेणी में पहले स्थान पर कौन रहा है। अच्छा, इंग्लिश में क्या हो जाएगा नाम इसका, तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF। तो इसमें ओवरऑल अगर देखेंगे पहले नंबर पर रहा IIT मद्रास। कौन रहा है? IIT मद्रास रहा है। कई कैटेगरी में इसको लॉन्च किया गया है। कुछ जो महत्वपूर्ण कैटेगरी है उसके बारे में आप लोग को आगे बताऊंगा। बाकी ओवरऑल देखेंगे नंबर 1 पे कौन रहा, IIT मद्रास। थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे हम लोग कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में। तो 2025 में यहाँ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास जो है लगातार 7वीं बार इसमें पहले स्थान पर रहा ओवरऑल कैटेगरी में। अच्छा, इसको जारी कौन करता है? तो शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। इस बार इसका यह 10वां एडिशन था, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले स्थान पर वही IIT मद्रास हो गया है। ठीक है, समग्र और इंजीनियरिंग दोनों श्रेणियों में लगातार पहला स्थान बरकरार रख रहा है, ये 7वीं बार। ठीक है, इसको ध्यान रखें आप। बाकी कुछ और महत्वपूर्ण जो कैटेगरी हैं, श्रेणियां हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो विश्वविद्यालय कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु रहा है इसमें। ठीक है, विश्वविद्यालय की श्रेणी में लगातार यह 10वीं बार पहले स्थान पर रहा है, इसको ध्यान रखें। कॉलेज की बात करेंगे, दिल्ली का जो है हिंदू कॉलेज वो पहले स्थान पर रहा है कॉलेज कैटेगरी में। अनुसंधान की बात करेंगे, ठीक है, IISc जो बेंगलुरु है ने शोध संस्थानों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया, इसको भी ध्यान रखना आपको। प्रबंधन की बात करेंगे, ठीक है, मैनेजमेंट, तो IIM अहमदाबाद रहा इसमें, ठीक है, पहले स्थान पर। बाकी मेडिकल की बात करें, चिकित्सा की, तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स, दिल्ली वाला जो एम्स है ये इसमें पहले स्थान पर रहा चिकित्सा वाले कैटेगरी में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कैटेगरियां थी जिसमें कौन पहले स्थान पर मैंने बता दिया आप लोग को। बाकी ओवरऑल देखेंगे तो IIT मद्रास जो है यही पहले स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश में हाल ही में किस नदी के पुनर्जीवन के लिए ऑपरेशन स्वर्ण शुरू किया गया है? ठीक है, किस नदी के लिए किया? स्वर्णमुखी नदी का नाम ही क्या हो जाएगा? स्वर्णमुखी नदी है। आपको यहाँ फोटो में दिख रही है नदी है, इसके लिए शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है? तो नदियों के बगल में जो अवैध कब्जे हो रहे हैं या फिर वहां पर सैंड वगैरह जो माइनिंग हो रही है उन सब के लिए इसको लॉन्च किया गया है और एक टास्क फोर्स भी बनाया गया है सरकार की तरफ से। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश में स्वर्णमुखी नदी के पुनरुद्धार के लिए ऑपरेशन स्वर्ण की शुरुआत की गई है। अच्छा, किसने शुरू किया है इसको? तो तिरुपति शहरी विकास प्राधिकरण यानी TUDA ने इसको स्टार्ट किया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य जो है स्वर्णमुखी नदी को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराना, इसके प्राकृतिक प्रवाह को बहाल करना और नदी के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम को रक्षा प्रोवाइड करना इसका उद्देश्य रहने वाला है। तो मैं कहने का मतलब यह है कि नदी के आसपास जो भी लोग कब्जा कर रहे हैं या फिर घर वर बना के रह रहे हैं तो उनको वहां से हटाया जाएगा अगर अवैध तरीके से है तो। बाकी उसमें जो माइनिंग वगैरह हो रही है इनलीगल तरीके से उसको भी रोका जाएगा। अच्छा, अतिक्रमण हटाने का मतलब, तो ऑपरेशन का एक प्रमुख हिस्सा नदी के किनारों, बफर जोन और सहायक नदियों पर किए गए सभी अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को हटाना है। ड्रोन सर्वेक्षण की मदद से अतिक्रमणों की पहचान की जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया इसको आसान भाषा में। ठीक है। अच्छा, कुछ स्वर्णमुखी नदी के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, बात स्वर्णमुखी नदी का उद्गम जो है आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में पूर्वी घाट के पकाल गांव के पास लगभग 300 मीटर की ऊंचाई से होता है। ठीक है, ऊंचाई से आता है पहाड़ों से। प्रवाह की बात करेंगे तो यह पूर्व की ओर बहती है और तिरुपति पहाड़ियों से होते हुए कहां पर गिर जाएगी? बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ऐसा इसकी लेंथ की बात करेंगे तो 130 किलोमीटर है। अच्छा, इसकी खास बात यह है कि इसकी कोई सहायक नदी नहीं है, ये सिंगल नदी है, यह एक स्वतंत्र नदी है और इसकी कोई बड़ी सहायक नदी नहीं है। इसका प्रवाह मुख्य रूप से ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र की वर्षा पर निर्भर करता है। तो ये उस नदी के बारे में था। ये सिंगल है, इसकी कोई सहायक नदी नहीं, इसे काफी महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में GST परिषद की 56वीं बैठक अभी हाल ही में हुई है, GST 2.0। इसके तहत निम्नलिखित में से किस नई दर संरचना की मंजूरी दी गई है? तो कुछ नए टैक्स इसमें स्लैब ऐड किए गए हैं GST में और कुछ हटाए भी गए हैं। तो हमारा आंसर तो हो जाएगा 5%, 18% और 40%। चलिए, मतलब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं आगे हम लोग। फोटो में आपको दिख रही है निर्मला सीतारमण जी दिख रही हैं, इन्होंने ही अध्यक्षता की है इस बैठक की। तो GST परिषद की 56वीं बैठक अभी हाल ही में GST 2.0
इसके तहत निम्नलिखित नई कर दर संरचना की मंजूरी दी गई है। अच्छा, अध्यक्षता किसने किया है? निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त मंत्री देश के जो होते हैं, वित्त मंत्री, वही इसकी अध्यक्षता करते हैं जीएसटी की बैठक की। बाकी नई कर दरों की बात करेंगे तो ये 22 सितंबर से इंप्लीमेंट हो जाएगा। कब से हो रहा है? 22 सितंबर से। तो 12 से 28 दर था पहले, आप लोग सुने होंगे कि 12 था, 28% था, उसको अब खत्म कर दिया गया है। ठीक है, नया वाला क्या ऐड किया गया है? 40% का दर जोड़ा गया है, एक इसमें नया जोड़ा गया है। बाकी जो 12 और 18 खत्म किया गया है, उनकी जगह पर क्या लाया गया है? 5 और 18 लाया गया है। 12 की जगह 5 और 28 की जगह पर 18 लाया गया है। 5% आवश्यक वस्तुओं के लिए एक कम दर है, इसमें शिक्षा इंक्लूड है। 18% मानक वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक सामान्य दर है। बाकी 40% नया इसमें पहली बार ऐड किया जा रहा है इसको। पहले जो मैक्सिमम जीएसटी कर था वो 28% ही था और अब 40% लाया गया है। किसके लिए? तो विलासिता, हानिकारक और अहितकर वस्तुओं पर लगने वाली एक उच्च दर है, जैसा तंबाकू हो गया, पान मसाला और उच्च श्रेणी की कारों जैसी कुछ विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर 40% का उच्चतम कर लगाया जाएगा। मतलब जो महंगी महंगी गाड़ियां हैं उन पर लगाया जाएगा, और एक गुटखा हो गया, तंबाकू हो गया, इन पान मसालों पर इस पे लगाया जाएगा। ठीक है, बाकी 0% किस पे हो जाएगा इस बार? तो दूध हो गया, पनीर हो गया, रेडी टू ईट पराठा हो गया, वो जो रेडीमेड बनते हैं रोटी वगैरह, पराठा वगैरह, उन सब पे जीएसटी हटा दिया गया है। स्टेशनरी की वस्तु हो गई, पेंसिल हो गया, पेन हो गया, ये सब चीजें, कापी वगैरह, इस पर जीएसटी हटा दिया गया है। और कुछ दवाई, कुछ इसका 30 दवाइयों पर लगभग, जो कि भारत में यूज होते हैं ज्यादातर, उस पे मतलब उस पे जीएसटी हटा दिया गया, 0% कर दिया गया है। बाकी धीरे धीरे पता लगे किस पे क्या हुआ है। बाकी अगर हम लोग जीएसटी की बात करेंगे तो जीएसटी लागू करने वाला जीएसटी का फुल फॉर्म पहली बात होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था? तो फ्रांस था। संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया भारत में 122वां संशोधन था वो। जीएसटी को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य तो असम था। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा के हैं। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को। आपको मोटा मोटा याद रखना है कि 2017 में भारत में जीएसटी लागू हुआ था। और कौन सा संशोधन किया गया था? 122वां। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो विजय केलकर। विजय केलकर जो समिति थी, इनकी सिफारिश में भारत में जीएसटी लाया गया था। ट्रायंगल बन गया ये, इसकी समिति की सिफारिश पर विजय केलकर। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो असीम दास गुप्ता। ये भारत की बात चल रही है यहाँ पर। जीएसटी की दरें कितनी प्रकार की हैं? तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। और अब जो है नया ऐड कौन हो गया? 40% हो गया है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो देश के वित्त मंत्री होते हैं, वो होती हैं। वर्तमान में कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर हुआ? गोवा के पणजी में हुआ है। और जीएसटी परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई थी? तो आर्टिकल 279। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए भारत में जो जीएसटी से लेकर बन सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए लैंग्वेज एंड लर्निंग ग्रुप BL2G नामक एआई टूल किस संस्थान ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है? तो आईआईटी जोधपुर ने। किसने लॉन्च किया है? आईआईटी जोधपुर ने। भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए लैंग्वेज एंड लर्निंग ग्रुप BL2G नामक एआई टूल आईआईटी जोधपुर ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। क्या उद्देश्य रहने वाला इसका? तो इस पहल का मुख्य उद्देश्य है भारतीय भाषाओं के लिए स्वदेशी और खुले स्रोत, ठीक है, ओपन सोर्स एआई समाधान विकसित करना। एक एआई टूल है, सब कुछ पूरी तरीके से एआई रहने वाला है। ठीक है, किसके तहत? तो यह भारत सरकार की प्रमुख पहल भाषा संगम या फिर भाषणी, कौन सा पारा हो जाएगा, या फिर आप लोग इसी को क्या बोलते हैं? भाषणी बोला जाता है। इस पहल के तहत इसको स्टार्ट किया गया है। तो लैंग्वेज मॉडल है ट्रांसलेट का, कुल लगभग 13 भाषाओं में यह लॉन्च हुआ है। तो ये इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुख्य कार्य का क्या है। तो भाषा पहचान करना इसका मुख्य कार्य है। या विभिन्न भारतीय भाषाओं में लिखे टेक्स्ट को पहचान सकता है। अनुवाद या 13 से अधिक, मैंने ऊपर बताया आप लोग को, 13 से अधिक भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट का अनुवाद भी कर सकता है। विरासत संरक्षण की बात करें तो यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA के सहयोग से संस्कृत और पाली जैसी भाषाओं में प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल रूप से संरक्षित और पुनर्स्थापित करने इसका काम रहने वाला है। कौन सी भाषा है? संस्कृत और पाली मेनली। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला गिद्ध पोर्टल द वल्चर नेटवर्क जिसका नाम है, ये कहां से लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया असम में।
कहां पर लॉन्च किया गया है? असम में। गिद्ध आपको फोटो में दिख रहे हैं। तो भारत का पहला गिद्ध पोर्टल जिसका नाम क्या रखा गया है? द वल्चर नेटवर्क। नाम इसका ध्यान रखना है आपको, द वल्चर नेटवर्क। तो असम में लॉन्च किया गया। अच्छा, सहयोग किया है इसमें किसने? तो असम मतलब किसने बनाया है? तो असम के वी फाउंडेशन इंडिया और गुवाहाटी विश्वविद्यालय के प्राणी शास्त्र विभाग, इन दोनों ने मिलकर इसको तैयार किया है। क्या उद्देश्य रहने वाला है? तो इस पोर्टल का मुख्य लक्ष्य गिद्ध संरक्षण यानी कंजर्वेशन के काम में लगे लोगों और संगठनों यानी ऑर्गेनाइजेशन का एक देशव्यापी नेटवर्क बनाना है। कब लॉन्च हुआ ये? तो 2 सितंबर को लॉन्च हुआ है ये, अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के अवसर पर। ठीक है, उसी दिन था ये। क्या विशेषता है इसका? तो ये अपनी तरीका पहला क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है जो गिद्धों की प्रजातियों, संरक्षण की स्थिति और उनसे जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर जिसका नाम क्या है? ग्रेफाइट, किस देश से जुड़ी कंपनी द्वारा बनाया गया है जिसकी वजह से वह चर्चे में रहा है? तो इसको बनाया इजराइल ने। किसने बनाया है? इजराइल ने इसको बनाया है। क्यों चर्चे में रहा है? चलिए आगे देखते हैं। तो पहली बार इसको किस कंपनी ने बनाया है? तो बनाया तो इजराइल देश ने है। तो यह सॉफ्टवेयर जो है इजराइल की कंपनी है पैरागॉन सॉल्यूशंस, इन्होंने बनाया। नाम इसका ध्यान रखें आप लोग, पैरागॉन सॉल्यूशंस। इसके द्वारा यह विकसित किया गया है। सटीक जासूसी करना इसका काम है। जैसे ग्रेफाइट, इसका नाम क्या है? ग्रेफाइट एक शक्तिशाली स्पाईवेयर है जो मोबाइल फोन और एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सएप और सिग्नल को हैक करने में सक्षम है। कहने का मतलब यह है कि आपके मोबाइल में जो व्हाट्सएप मैसेज होंगे या फिर मैसेज होंगे, फेसबुक वगैरह होंगे, इन सबके मैसेज अगर हैक होने के बाद रीड कर सकता है आप, मतलब पूरा कंट्रोल उसके हाथ में चला जाएगा। चर्चा का कारण क्या रहा है इसका? क्यों चर्चे में रहा? तो यह जून 2025 में तब सुर्खियों में आया जब यह रिपोर्ट सामने आई कि इसका इस्तेमाल यूरोपीय पत्रकारों को निशाना बनाने के लिए किया गया है। यूरोप के जो पत्रकार थे, ठीक है, उनके खिलाफ इसको यूज किया गया था, इसलिए चर्चे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फॉन्ट थोड़ा मैंने चेंज किया है, इसका थोड़ा मोटा हो गया ताकि आप लोग को बढ़िया से दिख पाए। फॉन्ट की बात करें अगर तो थोड़ा बड़ा हो गया है ये। आप लोग बताइए नया फॉन्ट कैसा है। बाकी हाल ही में कपास किसानों के लिए कपास किसान ऐप का शुभारंभ किसने किया है? जिसका उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत कपास की खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और कुशल बनाना है। तभी इसको किसने लॉन्च किया? तो गिरिराज सिंह ने किया है, जो कि वर्तमान में क्या है? कपड़ा मंत्री हैं। कहने का मतलब ये है कि इसको क्या किया जाता है? ऑनलाइन किया जा रहा है ताकि पहुंच इसको ज्यादातर लोग हो सके और ट्रांसपेरेंसी जो है बेहतर हो पाए। या इस ऐप की बात करेंगे तो भारतीय कपास निगम द्वारा इसको वस्त्र मंत्रालय के तहत विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत कपास की खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और कुशल बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन 25 का आयोजन ये कहां पर किया गया है? तो इस बार इसका आयोजन किया गया है अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। तो पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 4 सितंबर 2025 को ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। ठीक है, इसका आयोजन किसने किया? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किया है। भारत सरकार और फिक्की ने मिलकर किया है। ठीक है, इन सब लोगों ने मिलकर किया। इसे फिक्की हो गया, भारत सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय। उद्देश्य की बात करेंगे तो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जो है पूर्वोत्तर भारत में हवाई संपर्क और विमानन क्षेत्र के विकास को गति देना है। ठीक है, बाकी अध्यक्षता की बात करेंगे तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री वर्तमान में कौन है? राम मोहन नायडू, और इन्होंने किया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी इसकी अध्यक्षता की, साथ में थे इनके। कहने का मतलब अच्छा, यहीं पर एक नए टर्मिनल का भी उद्घाटन हुआ, वही मैं बता ही देता हूँ, अलग से क्वेश्चन पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैंने यही ऐड कर लिया है। इसी दौरान ईटानगर के डोनी पोलो हवाई अड्डे पर, नाम क्या है? नाम ध्यान रखें डोनी पोलो हवाई अड्डा, इस पर एक नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया गया है जिससे हवाई अड्डे की क्षमता क्या है? अब बढ़ पाएगी। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी की लेखिका कौन है? इसको अभी हाल ही में लिखा अरुंधति राय ने। तो चर्चा में रही पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी की लेखिका कौन है? अरुंधति राय है। लेखिका और उनकी मां, यह पुस्तक अरुंधति राय और उनकी असाधारण मां मैरी रॉय के रिश्ते पर केंद्रित है, जिन्हें वह मेरा आश्रय और मेरा तूफान कहती हैं। हाल ही में चर्चा में रही वास्तुकला के आगा खान पुरस्कार 2025 की स्थापना कब हुई थी? तो अभी ये पुरस्कार हाल ही में दिया गया है। खैर भारतीय के किसी भी संस्थान को नहीं मिला ये, इसलिए चर्चे में है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग।
इसकी स्थापना तो 1977 में हुई थी। बात करेंगे हम लोग कि हाल ही में चर्चा में रहे वास्तुकला के आगा खान पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी। आगा खान वास्तुकला पुरस्कार 2025 में भारत का कोई भी प्रोजेक्ट ना तो फाइनलिस्ट में शामिल था और ना ही विजेता बन पाया। ध्यान रखिए, किसी न किसी प्रोजेक्ट को मिलता है जो कि उस देश के मतलब लोगों के हित के लिए उसको लॉन्च किया गया होता है, उस प्रोजेक्ट को मतलब मिलता है। अच्छा, आप लोग ध्यान रखें, पाकिस्तान को इसमें अवार्ड मिला है। 15 लोग को इसमें शॉर्टलिस्ट किया जाता है, 15 प्रोजेक्ट को, इसमें पाकिस्तान को मिला है और साथ में उसको भी मिला है, बांग्लादेश को भी, पर भारत इसमें शामिल नहीं है। बाकी संस्थापक की बात करेंगे तो इसकी स्थापना महामहिम आगा खान चतुर्थ द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या रहता है? तो यह उन वास्तुशिल्प परियोजनाओं को पहचानता और बढ़ावा देता है जो उन समुदायों की जरूरतों को पूरा करती है जहां मुस्लिम आबादी महत्वपूर्ण है। इसीलिए नहीं मिल पाया भारत को, मुझे लग रहा है। यह पुरस्कार आमतौर पर हर 3 साल में दिया जाता है। बाकी 2025 में इसका 16वां एडिशन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए किस देश के छात्रों के लिए 1000 ऑनलाइन छात्रवृत्ति की घोषणा की है? तो इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। सेशन यहाँ पर खत्म होता है। बाकी आज वीडियो काफी लेट हो गया, आजकल मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, इसलिए वीडियो टाइम्स नहीं हो पा रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि मंडे से आपका वीडियो मॉर्निंग में 5 AM ही आ जाए, ठीक है। बाकी मेरा बहुत बिजी चल रहा हूँ आजकल, तो मैं कोशिश करूंगा कि मंडे से आप लोग का शेड्यूल सही हो जाए, क्योंकि बहुत रैंडम अपलोड हो रहा है वीडियो मेरा। बाकी चलिए, ख्याल रखिए अपना। सेशन का सलाह कमेंट में बताइए और इसका जवाब भी दीजिए। मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।